सच छुपने नहीं देंगे। डॉक्टर अफसर साहब, आप जाने माने सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं। आपको लोग उसी नाम से जानते हैं, आपने अपनी पहचान बनाई है। मौजूदा हालात में जो युवाओं को लेकर विशेषकर जिस तरह का परसेप्शन तैयार हो रहा, जो सोच पनप रहा है, उस पर आपकी कैसी नज़र है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल देश की सच्चाई के लिए कि आजकल जो देश में राजनीति हर बात में घुसेड़ी जा रही है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान 370 इस टाइप के इशू को छोड़कर जो ज्वलंत इशू देश का है बेरोजगारी, आपने उस मुद्दे को छोड़ा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। इस मुद्दे पर हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुत सारे लीडरों को, सरकारों को, समाज सुधारकों को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को राजनीति के इतर बेरोजगारी एक बहुत जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर भी नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि कोरोना ही केवल फैक्टर नहीं है बेरोजगारी को बढ़ाने का। आजकल हर चीज़ में डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन को जोड़ दिया जा रहा है, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो एक बड़ी आबादी है, पहले ये समस्या हुआ करती थी, बाद में ये वरदान हो गई, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा बाजार बना, उसका हम लोगों को उदारीकरण का फ़ायदा मिला है, हम लोग उसको देख चुके हैं। अब लेकिन दुनिया बदल रही है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। हो क्या रहा है कि अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गाड़ी जब चलती है तो 2000 पार्ट्स उसके घूमते हैं, तो यानी 2000 पार्ट्स घूमते हैं तो 2000 पार्ट्स से रिलेटेड लोगों को जॉब मिली, मिस्त्री हुए, मैकेनिक हुए, उसके मैन्युफैक्चरर हुए, रिटेलर हुए, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हुए, सब लोगों को जॉब मिली। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुई, ऑटोमोबाइल टायर इंडस्ट्री हुई, पंचर बनाने वाले हुए, ये सबको जॉब मिली। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर ऑटोमेशन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो केवल 20 पार्ट के मूवमेंट पे उसकी पूरी गाड़ी चल जाती है, यानी 1980 पार्ट से जुड़े हुए धंधे टोटली ख़त्म या मिनिमाइज होती धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अगले आने वाले 10 सालों में खड़े होना जा रहा है। इस पे हमारी सरकारों को, समाज सुधारकों को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस ऑटोमेशन पे लड़ाई के लिए पहले प्रिपेयर नहीं रहेंगे, अचानक हमारे पास एक बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो जाएगी, उसका हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे अपील है कि इस टाइप के डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन का क्या, इस प्रॉब्लम समस्या का हम लोग क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको आज से नज़र करेंगे तब कुछ कर पाएंगे। तो ये जो विकास को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर देखने का प्रचलन है, तो सिर्फ विकास को देखने के साथ साथ क्या देश की आबादी, युवाओं की पीढ़ी, इस सब चीज़ों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है? आपका ये कहना है केवल तेज़ी से भागिए ही नहीं, पीछे भी देखिए। बिल्कुल, तेज़ी से भागने का मतलब नहीं, हमें दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आचार विचार, कल्चर, संस्कृति बिल्कुल अलग है। पहली मर्तबा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए हमको कृषि पर भी नज़र रखना चाहिए। हम अमेरिका की नकल ना करें, क्योंकि वहाँ तो आजकल पागल लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग उसकी नकल करेंगे पश्चिमी सभ्यता की, तो हम अपनी कल्चर को खो देंगे। इसलिए हम हर चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करें, विकास की अंधी दौड़ में अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। इसलिए विकास के साथ साथ सभ्यता, जो हमारा खान पान, रहन सहन, जो भारतीय रहा है मूल निवासी, उस पर नज़र रखें। केवल अंधी नकल करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर इसका हल क्या है सरकारों के पास? आपसे यदि हल मांगा जाए, सरकार आपसे सलाह मांग ले कि भाई क्या हल है, हमको कौन सा मिडिल वे ऐसा चुनना है कि हमारा बैलेंस बना रह जाए? सरकार के पास मेरे मद्देनज़र इसमें ये हल हो सकता है कि जब ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन करेंगी तो दुनिया की कारपोरेट्स जो हैं उस बिज़नेस में हावी हो जाएंगी। जब हावी हो जाए से एक मोटा मुनाफा कमाएंगी। उस मोटा मुनाफा में एक सरकार को स्पेशल कोई टैक्स लगाना चाहिए। वो जो टैक्स से कमाई हो, वो जो लोग बेरोजगार हों उनको स्टिपेंड, मानदेय या कुछ नाम देते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। तो पूरा इकोसिस्टम जो देश का है वो गड़बड़ाने नहीं पाएगा। यही एक आसान रास्ता हो सकता है। डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन पे जो प्रॉफिट पा रहा हो, उस प्रॉफिट में आम जनता का फिर से शेयर लेते हुए उसको 20 रास्ते दिए जा सकते हैं। मानदेय के नाम पर फिर से पैसा दिया जाए तो बैलेंस रहेगा। क्या बढ़ती महंगाई पर जो इस वक्त मुल्क में, वो भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है? हर चीज़ें लगातार, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, तमाम चीज़ें, खाद्य सामग्रियाँ भी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो देखिए, पूरी दुनिया में जो आजकल कारपोरेट्स हैं, ये जितना मोनोपोली, डुओपोली ये लोग कंट्रोल करते चले जाएंगे बाज़ार पर, आम लोगों की पकड़ से चीज़ें दूर होती चलेंगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। उदारीकरण से पहले
आम आदमी के एक सपना होता था कि क्या मैं लक्स साबुन से नहा पाऊंगा। फिर उदारीकरण में एक आम आदमी इतना मजबूत हो गया कि रिक्शे वाला तक अपना अंगोछा लक्स साबुन से धोने लगा। अब फिर जाने अनजाने कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि फिर आदमी गरीबी की तरफ दौड़ रहा है। पिछली सरकारों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया था कि आम आदमी की शिक्षा है तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसको पढ़ाई हो जाती थी, उसको अगर बीमार पड़ा तो 1 रुपये के पर्चे पर उसका इलाज हो जाता था। इस तरीके से कंट्रोल में चला, राशन कार्ड के थ्रू उसको अनाज मिल जाता था, तो वो बैलेंस है। लेकिन अब जैसे कृषि बिल पास हो रहा है तो कृषि बिल की तरफ से अगर ये पास पूरी तरीके से हो गया तो आम आदमी को जो खाद्य सामग्री राशन कार्ड के थ्रू आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली से उसको पहुंच जाता था, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो देश का वर्तमान में बना हुआ है, गड़बड़ाने की आशंका है। तो इसके मद्देनज़र ठंडे जहन से सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि मिडिल क्लास को कैसे संभाले रखा जाए। आपकी नज़र में सबसे बड़ा तबका भारत में किसका है, ऊपर का, नीचे का, या मिडिल क्लास? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो इस देश का और पूरी दुनिया में खासकर सबसे बड़ा तबका है। अगर वो नाराज़ होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो भारत हो या अमेरिका हो, सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास ही एक मोटा टैक्स देता है और उसी टैक्स से सरकारें चलती हैं। और जबकि उस सरकार मिडिल क्लास से ना पूछती है ना बताती है अपने फैसलों में। तो मिडिल क्लास के लोगों को जागरूक होने का ये वक्त आ गया है। आपने 2-3 बार ये सवाल उठा दिया कि मिडिल क्लास की बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता, सबसे ज़्यादा वोट भी तो वही देता है। सरकार बनाने और गिराने की क्षमता भी तो उसी के पास है। तो क्या मिडिल क्लास की तरफ से इस तरह की आवाज़ें अब उठ रही हैं कि आपकी पॉलिसी में हमें जो है रखा नहीं जा रहा या किनारे कर दिया जा रहा? बिल्कुल, मिडिल क्लास की ढेर सारी लॉबिंग तैयार हो रही है, उनके एसोसिएशंस बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त मिडिल क्लास का हुआ है। जो उसकी खुशहाली आ गई थी, जो वो मतलब राह चलते अगर रिक्शे वाले ने 10 रुपये मांगा तो 15 दे के चला जाता था, अब वो बेचारा 10 मांगा तो मोल भाव 5 देने की उम्मीद में आ गया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास वालों का हुआ है। तो अब वक्त आ गया है कि मध्यम वर्गीय सारे लोग विचार करें कि किस तरीके से चलें कि हम जहाँ थे कम से कम वहाँ रहें, अगर आगे ना पहुँचे तो मध्यम वर्गीय में ही रहें, निम्न वर्गीय में ना जाए। तो ये मध्यम वर्गीय सारे लोगों को एकजुट होने का वक्त आ गया है अपनी बातों को मनवाने के लिए। इनको भय है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो मध्यम से गिनती मेरी मतलब निचले स्तर पे चली जाएगी। जी बिल्कुल, इनके बीच भय व्याप्त हो चुका है कि अगर मध्यम वर्ग में हम एकजुट नहीं होंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, बुलंद नहीं करेंगे, प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो हम मध्यम वर्गीय से फिर वहीं निम्न वर्गीय में चले जाएंगे कि हमें सोचना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अभी मध्यम वर्गीय सोचता नहीं था, उसको जो लेना होता तो वो खर्चा करता था, उसी से पूरी सरकारों का हर चीज़ का भला होता था, टैक्स देता था, मार्केट में निकलता था, दिल खोले खर्चा करता था। लेकिन अब वो बेचारा जेब को देखता है, सोचना समझना पड़ता है कि मैं कहाँ खर्चा करूँ, कहाँ बचाऊँ। यानी मिडिल क्लास पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया है, वो सोशल इकोनॉमिकल दोनों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।